गुड नून बेटा आप सभी को। देखो बेटा, जहाँ तक लिंक की बात है तो लिंक जो है वो सेम है हर बार। जब तक आपके पास कोई लिंक ना आए तब भी उसका मीनिंग यही है कि जो पिछला लिंक है आप उसके ऊपर क्लिक करो, उसी से आपकी जो क्लास के अंदर एंट्री है वो हो जाएगी। ठीक है ना बेटा? हाँ, जिस दिन लिंक चेंज होगा उस दिन पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलो ओके, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस के अंदर ही कि जो पार्टीज ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है लाइफ इंश्योरेंस के अंदर, ये कौन कौन सी पार्टीज हो सकती हैं और साथ ही साथ इनके आपस में कौन से राइट्स हैं, कौन सी ड्यूटीज़ हैं, उनको लेकर के आज हमने बातचीत जो है वो शुरू करनी है। अब जब भी कोई लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी इशू की जाती है तो नंबर ऑफ पार्टीज जो हैं वो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाते हैं, यानी कि इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिनकी ऑब्लिगेशंस और बेनिफिट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं। तो मेन अगर हम बात करें तो बेसिकली दो इसके अंदर होते हैं, एक आपका इंश्योर्ड हो गया, एक आपका इंश्योरर हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी इनके अलावा बहुत सारी पार्टीज और भी हैं जो इसके अंदर इंक्लूड हो सकती हैं जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं। तो इन सभी को हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली जो यहाँ पर पहली पार्टी निकल करके आएगी वो हमारी होती है इंश्योरर। इंश्योरर इंश्योरर मीन्स द इंश्योरेंस कंपनी। कंपनी कौन सी? एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एंटर्स इनटू ए यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट विद द पॉलिसी ओनर और इंश्योर्ड। यानी कि इंश्योरर का मतलब हुआ कि वो इंश्योरेंस की कंपनी जिसने आपके साथ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लीगल तरीके से यहाँ पर टाई अप कर लिया है। और वो फिर क्या करती है? डेथ बेनिफिट आपको देती है, या अगर वो पर्सन लास्ट तक सरवाइव करता है तो उसके बाद सम एश्योर्ड प्लस जो भी बोनस है एज पर पॉलिसी वो उनको दे दिया जाता है। और इनके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगी यहाँ पर, वो सारी की सारी हमारी IRDA यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो हमारी बनी हुई है उसके जो प्रोविज़न है वो एज इट इज़ सारे यहाँ पर हमारे लागू होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि इंश्योरर इज इक्वल टू इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या हो गई अपने आप में? जो आपके रिस्क को अंडर राइट कर रही है, यानी कि जो आपको बाद में कंपनसेशन देगी, उसको हम यहाँ पर इंश्योरर की कैटेगरी के अंदर लेकर के आ जाते हैं। फिर अब इसी के अंदर बात निकल करके पॉइंट ये भी निकल सकता है कि अब ये जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो इंश्योरर है, इसको कौन कौन से राइट्स जो हैं वो यहाँ पर आपके मिले हुए हैं, या इसकी ड्यूटीज जो हैं वो कौन सी होंगी। तो राइट्स की जब हम बात करते हैं तो राइट के अंदर यहाँ पर फर्स्ट राइट हो सकता है टू गेट इंफॉर्मेशन। टू गेट इंफॉर्मेशन, इसका मीनिंग ये है कि इंश्योरेंस को इस बात का राइट मिला हुआ है कि वो प्रपोजर से इंफॉर्मेशन सारी लेगा, ले सकता है। और इंफॉर्मेशन भी किस सेंस के अंदर? सारी की सारी करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रपोजर से। किसके रिगार्डिंग? एज को लेकर के, डेट ऑफ बर्थ को लेकर के, रेजिडेंस को लेकर के, उसके बिजनेस या प्रोफेशन को लेकर के, उसकी हेल्थ एंड उसकी फैमिली को लेकर के, वो सारी इंफॉर्मेशन उसको लेने का यहाँ पर राइट मिला हुआ है। सेकंड राइट क्या हो सकता है यहाँ पर? इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन, इसका मीनिंग यहाँ पर क्या है कि इंश्योरर को इस बात का राइट मिला हुआ है कि वो प्रपोजर की तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है हेल्थ को लेकर के, लाइफ की हैबिट को लेकर के, तो वो प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से पहले अगर इंश्योरर चाहे तो उन सारी इंफॉर्मेशन की यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने का राइट उसके पास है। थर्ड राइट क्या हो सकता है? कैंसलेशन का या आपका रिजेक्शन का। कैंसलेशन या रिजेक्शन, इसका मीनिंग यहाँ पर यह है कि अगर किसी स्टेज के ऊपर जा कर के इंश्योरर को ये बात पता चलती है कि कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन यहाँ पर डिस्क्लोज जो है
वो नहीं की गई थी इंश्योर्ड पर्सन के द्वारा। तो यहाँ पर जो आपकी पॉलिसी है उसकी कैंसलेशन या उसकी रिजेक्शन जो है वो करने का राइट जो है यहाँ पर इंश्योरर को मिला हुआ है। लेकिन यहाँ पर अब देखो इसकी एक लिमिट है। लिमिट क्या है कि जिस दिन इंश्योरेंस की पॉलिसी इशू हुई थी उसके इशू होने के अप टू 2 ईयर यानी कि विद इन 1 ईयर ही इस बेस के ऊपर कैंसलेशन या रिजेक्शन की जा सकती है। उसके बाद कैंसलेशन नहीं की जा सकती है। फिर आ जाता है पॉइंट इसी के अंदर अगला जो राइट मिला हुआ है इंश्योरर को, वो आ जाता है आपका प्रीमियम का। प्रीमियम का मीनिंग यहाँ पर क्या है? लॉफुल कंसिडरेशन ऑफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी। क्या? विच इज पेड बाय द इंश्योर्ड टू इंश्योरेंस फॉर टेकिंग द रिस्क ऑफ पॉलिसी होल्डर। कि जो पॉलिसी होल्डर का रिस्क जो है वो यहाँ पर इंश्योरर ने लिया हुआ है, उसके बदले में इसको जो है लॉफुल कंसिडरेशन यानी कि प्रीमियम लेने का यहाँ पर पूरा का पूरा राइट मिला हुआ है। प्रीमियम किस तरीके से वो लेगा? जो भी टर्म्स एंड कंडीशन फॉर पॉलिसी एट द टाइम ऑफ पॉलिसी डिसाइड की गई थी उसी टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है प्रीमियम आपसे चार्ज किया जाएगा। फिर राइट एक और हो सकता है रिजेक्शन ऑफ प्रपोजल। रिजेक्शन ऑफ प्रपोजल यानी कि जो आपका प्रपोजल है उसको रद्द करने का अधिकार। अब ये जरूरी नहीं है कि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी का फॉर्म भर दिया तो उसी समय आप ये मान करके चलो कि आपको इंश्योरेंस पॉलिसी जो है आपको मिल चुकी है। यहाँ पर उस पॉलिसी को से रिलेटेड जो आपने डॉक्यूमेंट दिए हैं, जो इन्फॉर्मेशन दी हैं, वो सारी यहाँ पर चेक की जाएंगी। तो वहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जिसका सोल्यूशन आप नहीं कर पाते हो, चाहे वो आपकी एज को लेकर के या हेल्थ को लेकर के अनसाउंड माइंड है या कोई भी इशू है, उसके बेस के ऊपर जो आपने प्रपोजल भेजा है उस प्रपोजल को इंश्योरर जो है वो अगर चाहे तो उसको कैंसल करने का राइट जो है यहाँ पर मिला हुआ है। इसी तरह से टू नो चेंज्ड इंफॉर्मेशन, टू नो चेंज्ड इंफॉर्मेशन यानी कि इंश्योरर को इस बात का राइट मिला हुआ है कि अगर पॉलिसी होल्डर की तरफ से कोई भी चेंज है, किस सेंस के अंदर? उसके रेजिडेंस के अंदर, उसकी हेल्थ को लेकर के, उसके बिजनेस एंड प्रोफेशन को लेकर के, तो उसको ये राइट मिला हुआ है कि जब तक पॉलिसी का टाइम पीरियड चल रहा है तब तक वो आपसे सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकता है। इसी तरह से एक राइट और क्या हो सकता है? रिजेक्शन ऑफ क्लेम। रिजेक्शन ऑफ क्लेम यानी कि जो आपका क्लेम का दावा है उसको रद्द करने का अधिकार। कि अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो चुकी है, समाप्त हो गई थी, आपने प्रीमियम नहीं भरा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, तो उस केस के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को यहाँ पर राइट मिला हुआ है कि कि वो आपकी पॉलिसी को, आपके क्लेम को रिजेक्ट करने का राइट उसके पास यहाँ पर होगा। इसी तरह से एक राइट ये भी हो सकता है रिवाइवल ऑफ पॉलिसी। रिवाइवल ऑफ पॉलिसी यानी कि जो पॉलिसी आपने पहले ली हुई थी उस पॉलिसी का सपोज किसी रीज़न से आपने उसकी पेमेंट नहीं की है, प्रीमियम आपने नहीं भरा, तो वहाँ पर अगर आप चाहो तो उस पॉलिसी को आप जो है रीस्टार्ट करवा सकते हो, आप उसको दोबारा शुरू करवा सकते हो। तो उस केस के अंदर क्या होता है कि जो आपका लैप्स पीरियड अगर मोर देन 6 मंथ यानी कि 6 महीने से ज़्यादा का समय आपका बीत चुका है, तो उस केस के अंदर अगर आप चाहो तो आप अप्लाई कर सकते हो इंश्योरेंस कंपनी के पास कि हमारी पॉलिसी की आप रिवाइवल कर दीजिए। और अगर उनको ठीक लगता है तो फिर वो आपको जो है ओके करके आपकी पॉलिसी जो द्वारा रिन्यू कर देते हैं। लेकिन उसके लिए वो आपसे एफिडेविट मांग सकते हैं आपकी गुड हेल्थ को लेकर के। और अगर वो चाहें तो आपको कह भी सकते हैं कि आप अपना मेडिकल जो है अब आप मेडिकल करवा करके उसकी फिटनेस की कॉपी आप हमें दीजिए। तो ये राइट जो है यहाँ पर इंश्योरर को मिले हुए हैं। अब राइट के साथ आपको पता है कि ऑलवेज जो हमारी ड्यूटीज़ होती हैं वो हमारी हमेशा चलती हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि राइट आपके पास हो और आपकी कोई ड्यूटी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट ना हो। तो यहाँ पर भी आपकी इंश्योरेंस की कुछ ड्यूटीज़ हैं। पहली ड्यूटी क्या है? टर्म्स एंड कंडीशन को लेकर के। इसका मीनिंग यहाँ पर यह है कि जब इंश्योरेंस की पॉलिसी के बारे में बात हो रही है तो इंश्योरर की यहाँ पर ड्यूटी बनती है कि वो इंश्योर्ड को जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन हैं, क्लोज हैं पॉलिसी को लेकर के, वो क्लियरली
और ऑनेस्टली उसके द्वारा बता दी जाए, ये बहुत बड़ी उसकी ड्यूटी है। इसी तरह से प्रोज एंड कॉन्स ऑफ पॉलिसी, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ पॉलिसी, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी उस पॉलिसी के साथ प्लस पॉइंट हैं, माइनस पॉइंट हैं, वो सारे के सारे इंश्योर्ड को बताने की ड्यूटी यहाँ पर जो है वो आपके इंश्योरर की यहाँ पर बनेगी। अब हर एक पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि पॉलिसी होल्डर जो है किसी को नॉमिनेशन कर सकता है, किसी को अपनी जगह नॉमिनेट भी कर सकता है। तो यहाँ पर अब आपकी ड्यूटी, आपका मतलब यहाँ पर इंश्योरर की हम बात कर रहे हैं, तो इंश्योरर की ड्यूटी यहाँ पर ये है कि जिस भी पर्सन का नाम नॉमिनेशन की फॉर्म के अंदर बताया जाए उसको वो वहाँ पर ऐड कर ले। और उसको ऐड करने के लिए ये नहीं कि सिर्फ ओके कर दिया, उसका रजिस्टर जो है वो नॉमिनेशन क्या पॉलिसी के अंदर होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर ये उसकी प्राइम ड्यूटी बनती है इंश्योरर की कि उसका नाम जो है प्रॉपर तरीके से एंटर जो है नॉमिनेशन का यहाँ पर हो जाए, जिसको नॉमिनेट किया जा रहा है। फिर इसकी बाद इसकी ड्यूटी क्या बन सकती है यहाँ पर, असाइनमेंट की। असाइनमेंट का मीनिंग हमने किया था लास्ट टाइम कि ट्रांसफर ऑफ टाइटल, राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यानी कि आपके इंश्योरेंस के पॉलिसी है आपके पास, उसका टाइटल, उसके राइट और उसका जो इंटरेस्ट है वो आप किसी और व्यक्ति को जब ट्रांसफर कर देते हो एक प्रॉपर फॉर्म में, उसको हम असाइनमेंट की कैटेगरी के अंदर लेते हैं। तो अगर जिसने बीमा करवा रखा है वो अगर चाहे तो अपनी पॉलिसी की अगर असाइनमेंट कर रहा है तो उसके असाइनमेंट के प्रोसेस को आपको यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। किस तरीके से, किसका, जैसा कि वो इंश्योर्ड चाहता है। इसी तरह से ड्यूटी और इंश्योरेंस की क्या हो सकती है कि पॉलिसी के बॉन्ड को लेकर के, कि जब हम कोई भी पॉलिसी किसी कंपनी से परचेज करते हैं तो कंपनी की ड्यूटी बनती है कि उसकी जो बॉन्ड की कॉपी है, यानी कि जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट है पॉलिसी का, कॉन्ट्रैक्ट है मेन, उसकी कॉपी जो है हमें यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाए। तो ये ड्यूटी यहाँ पर इंश्योरर की है कि वो वहाँ पर प्रॉपर टाइम के अंदर एक प्रॉपर एड्रेस जो मेंशन किया हुआ है उसके ऊपर उस पॉलिसी का जो बॉन्ड है वो आपको पास भिजवा दिया जाए, ये उसकी ड्यूटी है। इसी तरह से एक ड्यूटी ये भी बनती है नोटिस ऑफ प्रीमियम की, यानी कि इंश्योरेंस की ड्यूटी बनती है इंश्योरर की कि वो आपको रिमाइंडर, आपको यानी कि अब यहाँ पर इंश्योर्ड पर्सन को वो टाइम टू टाइम याद करवाता रहे कि आपकी जो पॉलिसी है उसका ऊपर जो प्रीमियम है वो जो है ड्यू हो चुका है। अब ये कंसेप्ट जो है काफ़ी हद तक जो है वो फार्मूलेट नहीं किया जा रहा। हालांकि बहुत साल पहले तक ये होता था कि आपके पास एजेंट की तरफ से या इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मैसेज आता था, लेटर आ जाता था, या आपके पास एसएमएस आ जाता था कि आपका जो प्रीमियम है वो जितनी तारीख को ड्यू है, आप जो है प्रीमियम जो है आप टाइमली यहाँ पर पे कर दीजिए। इसी तरह से रिफंड द अमाउंट, रिफंड द अमाउंट का मतलब क्या हुआ कि इंश्योरेंस की यहाँ पर ये भी ड्यूटी बनती है कि जो अमाउंट इकट्ठा हुआ है, इकट्ठे का मतलब जो स्टार्टिंग के अंदर आपने पॉलिसी करवाई, तो पॉलिसी करवाने के बाद इंश्योर्ड पर्सन के पास 15 डेज का फ्री लॉक पीरियड है। फ्री लॉक पीरियड का मतलब क्या हुआ कि अगर इंश्योर्ड पर्सन चाहे तो वो अपनी पॉलिसी को वापस भी कर सकता है। तो अगर वो अपनी पॉलिसी को वापस कर रहा है इन 15 डेज के अंदर, जिसको हम फ्री लॉक पीरियड की कैटेगरी के अंदर लेते हैं, तो यहाँ पर अब इंश्योरर की ड्यूटी स्टैंड कर जाती है, वो लाइबल है इस बात के लिए कि वो आपके अमाउंट को आपको रिफंड भी करेगा। इसी तरह से इंश्योरर की ये भी ड्यूटी बन जाती है क्या, कि पेमेंट ऑफ क्लेम, कि किसी भी तरीके का अगर क्लेम बन जाता है तो वो आपको क्लेम का जो अमाउंट है वो उसके द्वारा आपको दिया जाए। इसी तरह से एक ड्यूटी यहाँ पर ये भी बनती है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड। अब ये इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड कहाँ पर इंप्लीमेंट होता है, बेसिकली ये होता है लाइफ इंश्योरेंस के उन प्लान के अंदर जो आपके यूलिप के अंदर आते हैं, यानी कि जो आपके यूनिट सिस्टम है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स हैं, उसके अंदर आते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि जो आपने पॉलिसी ली है वो आपका अमाउंट जो है वो मार्केट के अंदर यूलिप का इन्वेस्ट होता है। तो वहां पर इंश्योर्ड पर्सन की ये राइट मिला हुआ है उसको कि वो अगर चाहे तो वो आपको बता सकता है, और उसको ही बताना होता है बेसिकली कि आप किस तरह के फंड के अंदर अपने पैसे को फर्दर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो।
यानी कि आप रिस्क लेना चाहते हो तो रिस्क की डिग्री कितनी है, कितना मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हो, लेस रिस्क लेना चाहते हो, या आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करवाना चाहते हो, तो वो ऑप्शन आपसे पूछे जाते हैं, आपने वो ऑप्शन देना होता है। इसी तरह से साल के अंदर 4 से 6 बार, वो डिपेंड करता है पॉलिसी के ऊपर, आपको जो इंश्योर्ड पर्सन है इस बात का राइट मिला हुआ होता है कि आप अगर चाहो तो अपने उस फंड मैनेजमेंट को आप चेंज भी कर सकते हो, ऑप्शन को चेंज कर सकते हो। यानी कि सिक्योर से आप जो है डेट के अंदर जा सकते हो, या आप हाईली रिस्की यानी कि इक्विटी शेयर के ऑप्शन भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पर अब ड्यूटी बन गई इंश्योरर की, कि जिस तरीके से इंश्योर्ड के द्वारा कहा गया है कि मेरे अमाउंट को इस तरीके से इन्वेस्ट किया जाए, उसी तरीके से आपको इंश्योरर को उस अमाउंट को इन्वेस्ट करना है। और लास्ट ड्यूटी लगभग क्या बन जाएगी, फेयर डील की। फेयर डील का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो भी बातचीत की जाए वो बातचीत एकदम से क्लियर कट ट्रांसपेरेंट तरीके से यहाँ पर होनी चाहिए। यानी कि इंश्योरर को इंश्योर्ड के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए यहाँ पर अपनी एक्टिविटी, अपने फंक्शन जो है, अपना कार्य यहाँ पर करना चाहिए। तो ये है आपकी पहली पार्टी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंश्योरर की। सेकंड जो पार्टी इसके अंदर आपकी निकल करके आएगी वो पार्टी हमारी आ जाती है इंश्योर्ड। इंश्योर्ड, इंश्योर्ड मतलब ए पर्सन हुज लाइफ इज इंश्योर्ड, यानी कि जिसका बीमा किया गया है उसको हम यहाँ पर लेते हैं। यानी कि इंश्योर्ड इज इक्वल टू लाइफ एश्योर्ड, कि जिसका आपने बीमा कर दिया। अब उस व्यक्ति के पास भी कुछ ना कुछ राइट्स होंगे, कुछ ना कुछ ड्यूटीज होंगी। तो इंश्योर्ड के पास पहला राइट क्या हो गया कि राइट टू रिटर्न। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कोई पॉलिसी ले ली, लेने के बाद 15 डेज का उसी तरह आपके पास लॉक इन पीरियड है। अगर आपको लगता है कि ये पॉलिसी आपकी नीड के अकॉर्डिंग प्रॉपर नहीं है या आपको सूट नहीं कर रही, तो विद इन 15 डेज आप रीज़न दे करके अपनी पॉलिसी को आप वापस भी कर सकते हो। और वहाँ पर जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस हैं माइनर से, उनको डिडक्ट करके आपको सारा का सारा अमाउंट जो है, जो आपने दिया, वो अमाउंट आपको यहाँ पर वापस मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो आपने प्रीमियम दिया था उसके ऊपर जो स्टैंप ड्यूटी है या मेडिकल के एक्सपेंसेस लगे हुए हैं वो डिडक्ट करके आपका जो अमाउंट है, वो प्रीमियम का अमाउंट आपको यहाँ पर वापस मिल जाता है। इसी तरह से एक राइट क्या मिल जाता है, क्लेम का। क्लेम का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि डेथ बेनिफिट जो है इंश्योर्ड का, उसकी पेमेंट जो है वो नॉमिनी या असाइनी जो भी आपने जैसा भी किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, पॉलिसी के अकॉर्डिंग उस पर्सन को यहाँ पर मिलेगी। तो बेसिकली यहाँ पर इंश्योर्ड का राइट का मतलब यहाँ पर क्या निकल के आ गया कि जब उसका मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो उस केस के अंदर जो भी उसका अमाउंट बनता है वो अमाउंट उसको लेने का राइट यहाँ पर आपका मिला हुआ है। इसी तरह से राइट टू मॉडिफिकेशन का भी राइट है कि इंश्योर्ड पर्सन अगर चाहे तो पॉलिसी लेने के बाद उसके अंदर कुछ एक चेंजेस वो कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो सारी चेंजेस कर सकता है, कुछ सेलेक्टेड चेंजेस होती हैं जिसको करने का राइट जो है वो आपको यहाँ पर मिला हुआ है। तो वो जो राइट आपको मिला हुआ है वो राइट आपका किस तरह से हो गया कि आपको ये राइट मिल गया कि अगर आप चाहो तो मोड ऑफ पेमेंट को आप चेंज कर सकते हो, उसके टेन्योर को, सम एश्योर्ड को भी आप यहाँ पर चेंज करवा सकते हो। इसी तरह से राइट ऑफ स्विच फंड्स, यानी कि अगर आपने कोई यूलिप प्लान लिया हुआ है तो यहाँ पर आपको राइट मिलता है कि आप अपना जो मार्केट के ऑब्जेक्टिव को देखते हुए, मार्केट की डायनेमिक कंडीशंस को देखते हुए, आप अपना जो फंड इन्वेस्टमेंट है उसको आप अगर चेंज करवाना चाहो तो आप उसको चेंज भी करवा सकते हो। इसी तरह से पार्शियल विड्रॉल, अगर आप यूलिप केस के अंदर आपने इंश्योरेंस की पॉलिसी ली हुई है तो यहाँ पर आपको एक राइट और मिला हुआ है। वो राइट ये मिला हुआ है कि जितनी यूनिट आपने परचेज की है, जो आपका अमाउंट इन्वेस्ट है, उसका पार्शियल विड्रॉल जो है वो आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आप वो अमाउंट निकाल सकते हो और पॉलिसी जो है वो आपकी यहाँ पर चलती रहेगी। ये अब डिपेंड करेगा कि आपने किस टाइप का यूलिप का सिस्टम लिया हुआ है। हर तरह की पॉलिसी के अंदर अलग अलग सिस्टम जो है वो पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है वो मेंशन किया जाता है। इसी तरह से राइट टू सरेंडर भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर चाहो तो पहली स्टेज के ऊपर तो आपने लॉक इन पीरियड के अंदर आपने अपने विद इन 15 डेज पॉलिसी रिसीव होने के
आप अगर चाहो तो आप अपनी पॉलिसी को वापस कर सकते हो। अब आपने मान लीजिए तब तो वापस नहीं की, अब आप प्रीमियम भर रहे हो, लेकिन प्रीमियम भरते रहे, बाद में आपको ये लगा कि भाई ये पॉलिसी को हमें जो है अब कंटिन्यू नहीं करना, तो फिर आप क्या कर सकते हो, उसको आप सरेंडर कर सकते हो। लेकिन सरेंडर करने का भी एक लॉक इन पीरियड होता है। उस लॉक इन पीरियड के बाद अगर आप सरेंडर करते हो तो जितना अमाउंट आपने भरा होता है उसका पहले साल का छोड़ करके, फर्स्ट ईयर के प्रीमियम को छोड़ करके बाकी जो अमाउंट है उसका 30% जो है वो आपको यहाँ पर वापस लेने का राइट आपको यहाँ पर मिला हुआ। तो ये तो आपके हो गए बीइंग इंश्योर्ड राइट्स। अब ड्यूटीज की भी हम बात कर सकते हैं कि जो इंश्योर्ड है उसकी ड्यूटीज कितनी होती है। ड्यूटीज को फर्दर यहाँ पर 2-3 कैटेगरी के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। एक ड्यूटी है हमारी ड्यूटीज बिफोर बाइंग ए पॉलिसी, कि पॉलिसी लेने से पहले आपकी क्या ड्यूटी है। एक है ड्यूटीज आफ्टर बाइंग द पॉलिसी, एक है पॉलिसी मेंटेनेंस ड्यूटीज, कि पॉलिसी को मेंटेन करते समय आपने क्या क्या करना है। तो इनको एक एक करके अब हम बात करेंगे। तो फर्स्टली हम बात कर सकते हैं कि ड्यूटीज बिफोर बाइंग ए पॉलिसी। तो बिफोर बाइंग ए पॉलिसी आपकी सबसे बड़ी ड्यूटी क्या है, डिटेल इन्वेस्टिगेशन। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी प्राइम ड्यूटी है इंश्योर्ड की कि वो एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करे कि उसकी नीड क्या है, क्यों उसे एलआईसी की इंश्योरेंस की पॉलिसी चाहिए, उसको क्लियर कट इस बारे में पता होना चाहिए। जब आपको पता ही नहीं है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने का, तो नेचुरल सी बात है कि आप जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पर काम नहीं कर पाओगे, वो पॉलिसी जो है आप लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, आपको प्रॉब्लम आएगी। दूसरी आपकी ड्यूटी क्या बनती है, टर्म्स एंड कंडीशन को लेकर के, कि बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं पॉलिसी के अंदर। जैसे होता क्या है कि जब हम सपोज बैंक से लोन लेते हैं या किसी भी एफआई से लोन लेते हैं, तो वो जो लोन का एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके ऊपर हमें जस्ट एक टिक लगा करके दे दिए जाते हैं कि आप इन टिक के ऊपर सिग्नेचर कर दीजिए, और हम लोग उसको बिना पढ़े उसके ऊपर सिग्नेचर कर देते हैं। और बाद में जब कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो फिर हम ये शोर मचाते हैं कि भी हमें इस बारे में नहीं पता था, लेकिन हमने सिग्नेचर कर दिए। सिग्नेचर करने का मीनिंग होता है कि आपने वो बातें प्रॉपर तरीके से समझ ली थी, पढ़ ली थी और आप उनसे एग्री थे। तो इसीलिए यहाँ पर इंश्योर्ड की ड्यूटी बन जाती है कि वो टर्म्स एंड कंडीशन जो पॉलिसी से रिलेटेड है उनको अच्छे तरीके से समझ ले, डिस्कस करे। क्या क्या डिस्कस करे, पॉलिसी के टेन्योर को लेकर के, प्रीमियम के अमाउंट को लेकर के, इसी तरह से प्रीमियम पेइंग एबिलिटी भी उसको अपनी चेक कर लेनी चाहिए। ये ना हो कि आज हम पॉलिसी तो एक बड़े अमाउंट की ले लें और बाद में 6 महीने के बाद 1-2-3 साल के बाद हमें लगे कि तो गलत हो गया भाई, प्रीमियम जो है ज़्यादा है। तो आपको इस तरह से टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में पहले से पता होना चाहिए। इसी तरह से आपको अब करना क्या होता है, साथ ही फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, कि आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपके द्वारा भरा जाता है। तो आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर भरेंगे, सारी डिटेल्स आप उसके अंदर करेक्टली लिखेंगे। कभी भी ये मत कीजिए कि खाली फार्म के ऊपर साइन करके पकड़ा दो और यूँ कहो कि जी आप अपने आप भर लेना। आपने अगर सिग्नेचर करके फॉर्म के ऊपर भर दिए दे दिया, उसके बाद जो कुछ भी उसके अंदर भर दिया गया वो मान लिया जाएगा कि वो आपके द्वारा भरा गया था। तो इसलिए कहा जाता है कि आप कभी भी खाली कागज के ऊपर, खाली परफॉर्मे पर सिग्नेचर मत कीजिए, सब चीज़ों को आप प्रॉपर तरीके से उसको फिल कीजिए। इसी तरह से नॉमिनेशन की आप डिटेल भी दीजिए, यानी पॉलिसी लेने से पहले ही आप माइंड सेटअप कीजिए कि आपको किस पर्सन को इसके अंदर नॉमिनेट करना है, और उसका करेक्ट नाम और उसकी जो पर्टिकुलर्स हैं, जितनी डिटेल्स हैं, वो डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी चाहिए। ये तो होगी पहली तरह की ड्यूटीज़, की ड्यूटीज़ बिफोर बाइंग ए पॉलिसी। अब बात आ जाती है ड्यूटीज़ आफ्टर बाइंग ए पॉलिसी, कि आपने पॉलिसी परचेज कर ली, परचेज करने के बाद आपकी क्या ड्यूटी है इंश्योर्ड की। तो एक ड्यूटी आपकी क्या है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी स्टेज के ऊपर जाकर के पता चलता है कि कोई डिमांड आ जाती है इंश्योरर की तरफ से कि ये डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है या ये पॉलिसी जो है आपकी पेंडिंग रह गई है, तो आप उसको जो है जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाए वो आपने यहाँ पर उनको भर के देना होता है। इसी तरह से रिसिप्ट ऑफ पॉलिसी बॉन्ड, ये भी आपकी ड्यूटी है।
जैसे आपका राइट है कि आपको 15 डेज के बाद अंदर आप जो है चाहो तो आप पॉलिसी सरेंडर कर सकते हो, लेकिन आप पॉलिसी वापस कब करोगे? जब पॉलिसी का डॉक्यूमेंट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपकी यहाँ पर ड्यूटी बनती है कि अगर आपकी पॉलिसी एक्सेप्ट हो चुकी है, आपका प्रीमियम जमा हो गया और अभी आपको पॉलिसी से रिलेटेड जो बॉन्ड है वो आपको नहीं मिला, तो आप इंश्योरेंस कंपनी या अपने इंश्योरेंस एजेंट के साथ टाई अप कीजिए कि भाई मेरा पॉलिसी का बॉन्ड या डॉक्यूमेंट अभी नहीं मुझे मिला। और बेटर ये होता है कि आप राइटिंग के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को लिख करके दे दीजिए कि मेरा पॉलिसी का डॉक्यूमेंट जो है वो अभी तक मेरे को रिसीव नहीं हुआ। ये आपकी ड्यूटी बन जाती है। इसी तरह से एक ड्यूटी हमारी क्या बनती है? चेकिंग द पॉलिसी डॉक्यूमेंट, कि आपके पास पॉलिसी डॉक्यूमेंट आ गया, ये सफिशिएंट नहीं है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट आने के बाद आप उसको चेक कीजिए अच्छे तरीके से, यानी कि टर्म्स देखिए, कौन सी टर्म एंड कंडीशन रिस्क कवर को लेकर के, आपके बेनिफिट को लेकर के, आपके टेन्योर को लेकर के, आपके नॉमिनी को लेकर के, या फिर और बहुत सारी कंडीशंस इसके अंदर जो लिखी हुई हैं, आप उसको चेक कीजिए। कभी ये ना हो कि आपका एड्रेस जो है वो गलत लिख दिया गया हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो गलत दे दी गई हो। तो अगर इस तरह की कोई भी दिक्कत आ जाती है तो आप अपने एजेंट से, इंश्योरेंस पॉलिसी से आप उसको मिल करके रिटर्न के अंदर दे के ठीक भी आपने करवाना है। इसी तरह से क्लैरिफिकेशन एंड कॉन्फर्मेशन। क्लैरिफिकेशन एंड कॉन्फर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी मिसमैच हो जाता है कहीं पर पॉलिसी के डॉक्यूमेंट के अंदर, तो आप इंश्योरेंस या उसके एजेंट के साथ उसका क्लैरिफिकेशन भी करोगे और आप उसकी कन्फर्मेशन प्रॉपर तरीके से आप करोगे। तीसरी मेन जो इसके अंदर हेडिंग बन सकता है वो है पॉलिसी मेंटेनेंस ड्यूटी का, कि पॉलिसी तो आपने खरीद ली, खरीदने के बाद, परचेस करने के बाद अब आपकी ये भी ड्यूटी बन जाती है कि आप पॉलिसी को मेंटेन करके रखिए। तो पॉलिसी को मेंटेन करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहला आपकी पेमेंट ऑफ प्रीमियम, कि जो भी रेगुलर इंटरवल के बाद आपका टाइम पीरियड है, जो भी आपका अमाउंट बनता है, आप उसकी पेमेंट जो है वो आप जरूर कीजिए विद इन ग्रेस पीरियड। इसी तरह से इंटीमेट द चेंज, कि इंश्योर्ड की यहाँ पर ड्यूटी बन जाती है कि अगर उसकी पर्सनल डिटेल, बैंक डिटेल या रेजिडेंशियल एड्रेस के बारे में कोई भी चेंजेस हो गई है, तो वो इस बारे में जितनी जल्दी हो सके इंश्योरेंस कंपनी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है। इसी तरह से रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉमिनी, कि आपने जब इंश्योरेंस पॉलिसी ली तब आपने अपना नॉमिनी किसी को बना दिया, आफ्टर दैट कुछ टाइम के बाद और मैच्योरिटी से पहले, पॉलिसी के बीच में ही आपको लगा कि नहीं मेरे को अब जो नॉमिनी है उसको चेंज करना है, तो सिर्फ माइंड के अंदर सिर्फ चेंज कर लेने से चेंज नहीं माना जाएगा। तो आपको अब आपकी ड्यूटी क्या बन गई कि आप इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप करके आप उसका जो आपने अब नॉमिनी चेंज करना है, आप नॉमिनी को यहाँ पर चेंज करने का प्रोसेस आपके द्वारा पूरा किया जाएगा। इसी तरह से इंफॉर्मेशन अबाउट हेल्थ, कि इंश्योर्ड की यहाँ पर ड्यूटी बनती है कि पॉलिसी लेने के बाद अगर उसकी हेल्थ के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुकी हैं तो उन चेंजेस के बारे में भी वो इंश्योरेंस पॉलिसी को यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी को बताएगा। इसी तरह से डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट, अब कई बार ये भी हो सकता है कि जो इंश्योर्ड पर्सन है उससे अपनी जो पॉलिसी का डॉक्यूमेंट है तो वो यहाँ पर गुम हो गया। अब गुम हो गया तो जब तक पॉलिसी का डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होगा तब तक किसी भी तरह का कोई भी क्लेम लेने का राइट आपको नहीं मिलेगा। तो फिर अब आपकी ड्यूटी क्या बन जाती है कि आप इंश्योरेंस को इस बारे में इंटीमेट कीजिए, और अगर कोई आपसे एडिशनल फीस ली जाती है, जो भी प्रोसीजर है, आप उस प्रोसीजर को यहाँ पर पूरा करो ताकि आपको जो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट है पॉलिसी का वो यहाँ पर आपको मिल जाए। इसी तरह से यहाँ पर एक ड्यूटी और भी बन जाती है, यहाँ पर वो ड्यूटी ये बन जाती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वो सभी स्टेप को फॉलो करो जो इंश्योरर के द्वारा आपको बताए गए थे, यानी कि टाइम टू टाइम जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती है आप सारी की सारी उन इंस्ट्रक्शंस को आपको मान लेना चाहिए। तो ये था आपका सेकंड। तीसरी पार्टी इसके अंदर क्या हो सकती है? पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर मीन्स ओनर ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ओनर ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वही प्रीमियम देता है और अल्टीमेटली वही रिस्पॉन्सिबल होता है हर तरह की यहाँ पर एक्टिविटी के लिए।
और पॉलिसी होल्डर को हम अपने आप में यहाँ पर एप्लीकेंट की कैटेगरी के अंदर भी हम यहाँ पर लेकर के आ जाते हैं। तो जनरली क्या होता है कि पॉलिसी होल्डर और ओनर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, ये जो पर्सन है ये यहाँ पर एक ही हो जाता है। अब राइट्स क्या क्या हैं पॉलिसी होल्डर के? पॉलिसी होल्डर का सबसे पहला राइट ये बनता है कि राइट टू ट्रांसफर ओनरशिप राइट्स, हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह से दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि राइट टू मॉडिफाई सर्टेन पॉलिसी प्रोविजन, की जो पॉलिसी के कुछ प्रोविजन है उसको चेंज किया जा सकता है। राइट टू प्लेस द पॉलिसी, राइट टू बोरो अगेंस्ट पॉलिसी, राइट टू सरेंडर द पॉलिसी, राइट टू नेम एंड चेंज द बेनिफिशियरी। इसी तरह से राइट टू रिसीव डेथ और सर्वाइवल प्रोसीड्स, ये इसके राइट्स हैं। ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें पॉलिसी होल्डर की, तो उसकी ड्यूटी ये बनती है कि वो इंश्योर करे कि जो इसका प्रीमियम है वो प्रीमियम जो है टाइमली जो है वो दिया जाए। इसी तरह से पॉलिसी के अंदर कोई भी चेंजेस अगर आ जाती है पॉलिसी होल्डर के अंदर, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो आपको इंश्योरेंस कंपनी को देनी होती है। तो इस तरह की बातें जो है ड्यूटीज़ के अंदर आएंगी। उसके बाद फिर एक पार्टी और हो सकती है हमारी, उसको हम बोलते हैं पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है कि हु पे द प्रीमियम ऑफ पॉलिसी, यानी कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रीमियम को देने की। और रूटीन के अंदर क्या होता है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर कि पॉलिसी होल्डर, इंश्योर्ड और पेयर, ये जो है जनरली एक ही व्यक्ति के द्वारा ये सारी एक्टिविटी यहाँ पर की जाती है। फिर एक और इम्पोर्टेंट इसके अंदर एस्पेक्ट जो है हमारा आ सकता है, वो हमारा क्या हो सकता है, बेनिफिशरी। बेनिफिशरी, अब हम बेनिफिशरी को लेकर के बात करते हैं। बेनिफिशरी का मतलब क्या होता है कि समवन हु इज एंटाइटल्ड टू डेथ बेनिफिट इफ इंश्योर्ड पर्सन डाइज, कि अगर जिसने इंश्योरेंस करवा रखा है उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस के अंदर जिसको वो सारे क्लेम मिल जाते हैं, उस पर्सन को हम यहाँ पर बेनिफिशियरी की कैटेगरी के अंदर हम लेकर के आ सकते हैं। अब जहाँ तक बेनिफिशियरी की बात है, तो बेनिफिशियरी जो होता है वो भी आपका आगे जा कर के कुछ एक इसकी वैरायटी हैं, यानी कि कुछ एक इसके टाइप्स आ जाते हैं। एक टाइप इसका क्या हो सकता है, प्राइमरी, प्राइमरी या फिर डायरेक्ट बेनिफिशियरी। तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी का मतलब क्या होता है कि इन केस ऑफ डेथ, जिस पर्सन को, यानी कि इन द केस ऑफ डेथ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन की अगर डेथ हो जाती है, तो जिसको वो क्लेम मिल जाता है उसको हम यहाँ पर प्राइमरी या डायरेक्ट बेनिफिशियरी की कैटेगरी के अंदर हम लेकर के यहाँ पर आते हैं। इसी तरह से एक हो सकता है हमारा यहाँ पर कंटिंजेंट बेनिफिशियरी। कंटिंजेंट बेनिफिशियरी का मतलब क्या होता है कि अगर प्राइमरी बेनिफिशियर नहीं रहा एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, तो उस केस के अंदर जिस पर्सन को इंश्योर्ड की डेथ होने के बाद पेमेंट मिलती है, उस पर्सन को हम यहाँ पर कंटिंजेंट बेनिफिशियरी की कैटेगरी के अंदर हम लेकर के आएंगे। उसके बाद एक और आपका निकल करके आ जाता है स्पेसिफिक बेनिफिशियरी। स्पेसिफिक बेनिफिशियरी का मतलब क्या होता है कि नेम ऑफ बेनिफिशियरी इज मेड स्पेसिफिक, यानी कि मिलती जुलती वही बात है यहाँ पर अगेन, कि जिसका नाम मेंशन यहाँ पर कर दिया गया। फिर हो सकता है क्लास बेनिफिशियरी। क्लास बेनिफिशियरी का मतलब क्या होता है, क्लास ऑफ पर्सन्स, जैसे चिल्ड्रंस ऑफ इंश्योर्ड, कि इंश्योर्ड पर्सन के जो चिल्ड्रन हैं, 2 हैं 3 हैं, उनको हम कहते हैं क्लास बेनिफिशियरी, अगर हमने उनको मेंशन यहाँ पर किया हुआ था। फिर हो सकता है हमारा रिवोकेबल बेनिफिशियरी। रिवोकेबल बेनिफिशियरी का मतलब क्या होता है कि अगर आप इंश्योर्ड पर्सन जो है वो अगर बेनिफिशियरी को चेंज कर सकता है, तो उस केस के अंदर हम उसको कहते हैं रिवोकेबल बेनिफिशियरी। और अगर चेंज नहीं किया जा सकता उसको हम कहते हैं इरेवोकेबल। अब इरेवोकेबल के अंदर आप चेंज तो कर सकते हो बेनिफिशियरी को, लेकिन बेनिफिशियरी को चेंज करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको पहले रिवोकेबल बेनिफिशियरी जो आपने बना रखा था उसकी कंसेंट आपको लेनी पड़ेगी। फिर बात आ जाती है कि भाई इसके राइट्स क्या हैं, इसकी ड्यूटीज क्या है। इसका पहला राइट ये बन गया कि जो भी लमसम अमाउंट बनता है क्लेम का,
वो अमाउंट इसको बेनिफिशियरी को लेने का राइट यहाँ पर मिला हुआ है, और वो पेमेंट जो मिलती है वो एक तरह से टैक्स फ्री की फॉर्म के अंदर पेमेंट जो है उसको मिलती है। इसी तरह से डेथ होने के बाद जो उसका क्लेमेंट है यानी कि बेनिफिशियरी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से पेमेंट जो है वो लेना चाहता है। अब इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है राइट्स के अंदर, कि बेनिफिशियरी नीड नॉट टू गो फॉर प्रोबेट प्रोसेस। प्रोबेट प्रोसेस, प्रोबेट प्रोसेस का मीनिंग यहाँ पर एक तरह से अभी समझो कि एक टेक्निकल लॉ की टर्म है कि उस व्यक्ति को कहीं और जिसका नाम इसके अंदर मेंशन है ना बेनिफिशियरी का, उसको कहीं पर भी जा करके ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि उसको कहीं भी और कोर्ट वगैरह में जा करके क्लेम ये नहीं शो करना कि मैं जो हूँ इसका वारिस हूँ या क्या हूँ। वो ऑटोमेटिकली आपको नॉमिनेशन जिसका लिखा हुआ है आप अपनी फॉर्मेलिटी कीजिए और प्रोसेस आपको पेमेंट जो है वो इन ड्यू कोर्स आपको मिल जाएगी। और साथ ही राइट अब आपको क्या मिल गया कि उस अमाउंट को जो आपको फंड मिला उसको आप जैसा चाहो आप वैसे उसको यूज भी कर सकते हो। अब ड्यूटीज भी हैं आपके साथ में बेनिफिशियरी की। ड्यूटी क्या है कि जो क्लेम का फॉर्म है वो आपको भरना पड़ेगा, ऐसे ही पेमेंट नहीं मिल जाएगी बेनिफिशियरी को, प्रॉपर तरीके से भर के सबमिट करना पड़ेगा इंश्योरर के पास यानी कि इंश्योरेंस कंपनी के पास। साथ ही साथ आपको अपना कोई ना कोई आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, वो इसलिए कि जिससे आप ये साबित कर सको कि आप वही व्यक्ति हो, वही पर्सन हो एक्चुअल के अंदर जिसका नाम एक्चुअल बेनिफिशियरी की कैटेगरी के अंदर दिया हुआ था। साथ ही साथ जो पॉलिसी का डॉक्यूमेंट है या अदर डॉक्यूमेंट है वो भी आपको यहाँ पर जमा करवाने होंगे। इसी तरह से कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी और कागज, कोई भी और पेपर जिसकी जरूरत है, जो आपको इंश्योरर के द्वारा डिमांड की जाती है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे। तो ये जो है भाई अभी तक जो पॉइंट बनते हैं कि यहाँ तक आपका बेनिफिशियरी जो है वो आपका मेन है। उसके बाद जो आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है पॉइंट, वो आपका दिया हुआ है कि कंडीशंस एंड टर्म्स ऑफ पॉलिसी एंड इफेक्ट ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस। यानी कि अब कल जो हम टॉपिक करेंगे बेसिकली सब चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे, वो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे कंडीशन एंड टर्म्स ऑफ पॉलिसी, कि जो पॉलिसी हम लेते हैं उनके अंदर जो कंडीशंस होती हैं वो कंडीशन जो हैं वो कौन कौन सी यहाँ पर होती हैं। और क्लास का जो टाइम है लगभग समाप्त होने वाला है। जो क्वेश्चन आए हैं वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं उसका जवाब आपको अभी दे देता हूँ। और आप लोग इतने अपने जो नाम है वो आप लोग जो रह गए हो क्लास रोल नंबर के साथ मेंशन कर देना।